लर्नर के बारे में समझना है और लर्नर के बारे में उसकी ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस with reference to the primary and middle school children and domains of development and deviations in development. ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। ये तीनों टर्म्स सुनने में एक से लगते हैं बट ये एक से है नहीं, ये डिफरेंट है। तो कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है इसमें, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट? क्या ये मैम, एक ही? ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, मैच्योरेशन जो है वो बायोलॉजिकल रेडीनेस को बताता है, और डेवलपमेंट जो है ये ब्रॉडर टर्म है, ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों को बताता है। जी, थैंक यू मैम। तो हाँ, एक लाइन में सर ने बहुत अच्छे से बता दिया। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और मैच्योरेशन जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जो हमारा फंक्शनल इम्प्रूवमेंट होता है, बायोलॉजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली, इमोशनली, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के दोनों के इम्पैक्ट से, तो वो उसको मैच्योरेशन कहेंगे। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है। अब इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल्स में साइज में, अपीयरेंस में, इमोशंस में, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, सब में डिफरेंसेस होते हैं जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम दे सकते हैं। और हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक यूनिक है। और इसके दो फैक्टर्स हैं जो हर इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल से डिफरेंट करता है। टू मेजर फैक्टर्स हैं इसमें जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को के नाम से हम जानते हैं। हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का दोनों का इम्पैक्ट होता है हर एक इंडिविजुअल पे, और उसके इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट इंडिविजुअल्स हम अपने स्कूल में, डिफरेंट लर्नर्स अपने स्कूल में देखते हैं। पर्टिकुलरली हम जो देख रहे हैं अपने लर्नर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो वी एज एन इंडिविजुअल with our unique heredity and environment travel the journey of growth and development with our peculiarities, making us unique. Thus, to understand the unique characteristics of the individual, it is important to understand the various concepts related to growth and development. अब क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसका डिफरेंट ग्रोथ उसका डिफरेंट है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इसलिए हमारे को ये कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ growth and development, or principles of development, stages of development and issues related to growth and development. क्यों हमारे को ये issues चीजें समझनी है? क्योंकि हमारा individual learner जो है वो different है, और वो different क्यों है? Because उसका heredity और environment different है। heredity और environment different होने की वजह से उसका growth and development different है। तो हमारे को ये concept समझना पड़ेगा कि growth और development होता क्या है, इसके क्या principles हैं, कौन से stages हैं, और कौन से issues growth और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो वी विल आल्सो स्टडी द डेवलपमेंटल टास्क एंड स्कूल इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन द डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर यूनिक डिमांड्स। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट डू वी नो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या ये एक पर्टिकुलर ईयर्स तक लिमिटेड है? इट इज थ्रू आउट द लाइफ। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जो प्रीसीडिंग है, जो हमारा प्रीसीडिंग इंस्टेंसेस हैं, वो हमारे आगे क्या फॉलो होगा उस पर इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। These changes are progressive in nature as response to the environmental demands. These changes are determined sometimes by genetic inheritance and sometimes by environmental factors. Concept of growth and development. From conception to death, the individual undergoes changes. There are two concepts associated, growth and development. Generally, we may use these words interchangeably, but they are different. और जैसे कि अभी सर ने बताया कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी। बॉडी के कौन से एस्पेक्ट्स से हम ग्रोथ को एनालाइज करते हैं? हाइट को देखकर, वेट को देखकर, और इंटरनल ऑर्गन्स जो कि हमको नहीं दिखते लेकिन उनकी भी ग्रोथ से हम बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ को मान सकते हैं। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज
of not only the overall dimensions of body in terms of height and weight, but also the inner parts of our body, like other parts of our body also, like head, arms, trunk, heart, muscles. कुछ हमारे को visible होते हैं और कुछ हमारे को visible नहीं होते हैं. तो it is, in one word we can say, it is the growth is confined to the physical changes which are quantifiable. और उसके विपरीत जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंजेस है. और ये क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे हैं? ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस. द टर्म प्रोग्रेसिव मींस progressive denotes that changes lead forward, and orderly and coherent है. Development जो है वो progressive series of orderly and coherent changes है. Orderly का मतलब क्या है? आज जो हमारा development है उसी के बेसिस पर कल हमारा और डेवलपमेंट होगा. तो जो प्रीसीड करता है उस पर डिपेंड है कि आगे फॉलो उसी के अकॉर्डिंग हुआ. इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली है और कोहेरेंट है. कोहेरेंट मतलब उस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. हमारा जो पास्ट है, एक इंडिविजुअल का पास्ट उसके फ्यूचर से कनेक्टेड है. तो ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. These changes of maturity, what is maturity? तो ये जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं due to our heredity and due to our environment, that means due to our development, physical development, mental development, and all other developments. These changes bring functional maturity in the individual. तो maturity क्या है? जो हमारा functional improvement हो रहा है due to these developments, that is called as maturity. So development is qualitative changes in the person which is reflected in the improvement in working or functioning of the person. For example, if we measure the height and weight of the child, then we are dealing with the concept of growth. But when we talk in terms of improvement in functioning, like writing with pen or keeping objects on high place, then these changes in the child denotes developmental processes. Thus, we may conclude that growth stops after a certain age, whereas development may go on. तो हम इस तरीके से conclude कर सकते हैं कि growth क्योंकि एक quantitative change है जो कि certain age के बाद रुक सकती है, लेकिन development जो है वो continuous है. It starts from conception and it goes on till our grave. तो development continuous है और growth may stop after certain age. A 3 months baby starts turnover, इसको हम ग्रोथ कहेंगे या डेवलपमेंट कहेंगे? दिस इज ग्रोथ. A 1 year old child starts pronouncing ma, डेवलपमेंट, क्योंकि एक क्वालिटेटिव चेंज है. तो उसका कहने का मतलब है जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हमारे को ऑब्जर्व हो रहे हैं उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव चेंजेस ओवर द टाइम बच्चे में ऑब्जर्व किए जाते हैं उसको हम डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं. अब ये बताई है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ये अकॉर्डिंग टू हरलॉक का हम लोगों ने सबने कई बार नाम सुना है और इन्होंने स्टेजेस बताई हैं. प्रीनेटल पीरियड क्या है? जाइगोट, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टिल बर्थ, ये प्रीनेटल पीरियड है अकॉर्डिंग टू हरलॉक. फिर इन्फेंसी है, फ्रॉम बर्थ टिल 2 weeks, बेबीहुड 2 weeks to 2 years, childhood 2 to 12. तो ये different psychologists के different developmental stages हैं. तो हरलॉक का क्योंकि कई बार नाम आ जाता है तो इस बार बस एक बार इसको देख लेते हैं. Childhood 2 to 12 years, early childhood 2 to 6 years, late childhood 6 to 12, adolescence 12 to 21, early adolescence 12 to 16, late adolescence 16 to 21. फिर adulthood 21 to 65, अर्ली एडल्टहुड 21 to 25 कहा गया है और मिडिल एडल्टहुड को 26 to 45 माना गया है. लास्ट एडल्टहुड को माना गया 46 to 45, ओल्ड एज 65 years till डेथ. तो ये किसका था डिवीजन? हरलॉक का. तो हरलॉक के अकॉर्डिंग 7 स्टेजेस दिए इन्होंने डेवलपमेंट की. प्रीनेटल, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया. एडोलेसेंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एडल्टहुड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर ओल्ड एज टिल डेथ. और अकॉर्डिंग टू कोल्सनिक, मेरे ख्याल से इतने सारे सबके पढ़ने ज्यादा जरूरी नहीं है. रॉस का डिवीजन जो हम जनरली अपने सभी करिकुलम में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम भी डेवलप हो रहा है, वो रॉस का डिवीजन है. इन्फेंसी 1 year to 3 years,
early childhood 3 to 6 years, late childhood 6 to 12 years, and adolescence 12 to 18 years, and adulthood more than 18 years. क्योंकि हमारे जो करिकुलम में भी जो डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं उसमें भी हम इसी टाइप का डिवीजन देखते हैं, और रॉस का कई जगह पर मैंने डिवीजन को मतलब काफी इसको क्वेश्चन वगैरह भी देखे हैं इस पर, तो उसको हमको ध्यान रखना है। इन्फेंसी 1 to 3 years, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 to 6 years, लेट चाइल्डहुड 6 to 12, एडोलेसेंस 12 to 18, एंड एडल्टहुड मोर देन 18 years. सो जनरली कौन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मानी जा रही हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है? प्रीनेटल मीन्स कॉन्सेप्शन टू बर्थ, इन्फेंसी एंड टोडलरहुड टू बर्थ से लेकर के 2 या 3 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड 2-3 साल से लेकर के 6 साल तक, लेटर चाइल्डहुड 6 साल से 10 से 12 साल तक, एडोलेसेंस 10-12 से लेकर के 18 साल तक, और एडल्टहुड 18 years एंड अबव। अब हमारे को देखेंगे कि इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहली कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है? वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन सा पीरियड माना जाएगा? बर्थ से लेकर के 2-3 साल तक की एज। तो इन्फेंसी में जनरली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे के? व्हाट आर द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स? प्री स्कूल स्टेज है, रैपिड डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स का बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है, और फर्स्ट 2 weeks का जो इन्फेंट है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो न्यूनेट्स वर्ड होता है। और बाकी जो इन्फेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि बहुत भूख लगती है, बहुत बच्चा सोता है, बार बार उसको भूख लगती रहती है, बार बार सोता रहता है, ज्यादा टाइम वो सोता ही रहता है, और स्लीप फॉर 18 to 20 years है, और जब उसको भूख लगती है तभी वो रोता है, और जो भी अपना फीड लेकर के वो फिर सो जाता है। लेटर ऑन टिल 6 months ही इज एबल टू, और स्टार्ट्स in this stage they depend more on the family members, especially on mothers. Maybe starts मैडम नमस्कार जी मैडम, मेरा एक डाउट था जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन? सर अभी बताया ना सर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को मिलाकर के मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन मेजरली बायोलॉजिकल है, बट इसमें ग्रोथ भी इन्वॉल्व है और डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व है। मैच्योरेशन जो है वो आपकी फंक्शनैलिटी का इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है उसको आप मैच्योरेशन कहेंगे। हाउ better you start working in your life, that is your maturation. How much responsible do you become, that is your maturation. Biologically also, and cognitively also, emotionally also. So better functionality is maturation. And this better functionality is due to the factors of heredity as well as environment. But majorly it is biological. मैडम, बेटर फंक्शनैलिटी और चेंज इन फंक्शनैलिटी? Modification also, sir. Modification in functionality, better functionality, more active, more responsible. That is better functionality or modification in behavior आप कह सकते हैं सर। अच्छा, दैट इज नॉट कम अंडर डेवलपमेंट मैडम? Sir, more you get it, the more mature a person becomes. Development is also there. Development is also coming under maturation only. Maturation occurs when there is development. Maturation is from development we move forward towards maturation. अगर डेवलपमेंट नहीं है, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, तो मैच्योरिटी भी कैसे आएगी सर? बायोलॉजिकल, ये सारे डेवलपमेंट्स तो होने ही हैं, ये ग्रोथ भी होना है, डेवलपमेंट भी होना है, तभी हम मैच्योरिटी को हासिल कर पाएगा बच्चा। तो मैच्योरेशन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Anybody else has anything to say? जी मैम, आगे चलते हैं जी। बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाकी चीजें। जी। Later on till 6 months बच्चे का coordinated muscular movement start हो जाता है। The baby begins to concentrate on his or her own body. Crawling infancy में start हो जाता है। Motor control gradually हम देखते हैं कि बच्चे का motor control start हो रहा है, और motor control कहाँ से start होता है? ये इसका नाम दिया गया है cephalocaudal development.
सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, इसका हिंदी में वर्ड दिया गया है मस्तक अधोमुखी विकास, मतलब सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो सबसे पहले बच्चे का जो कंट्रोल होता है वो उसके हेड पर होता है, और हेड से धीरे धीरे बॉडी के लोअर पार्ट्स में उसका डेवलपमेंट, उसका कंट्रोल होता जाता है। तो इस वाले टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट ऑर्डर। After 6 months, seeking emotional satisfaction from the family members, then self-assertion also starts, is one of the key features of this stage. After 6 months, baby starts seeking emotional satisfaction from the family members. Self-assertion is one of the key features of this stage. तो इस स्टेज का जो की फीचर माना गया है वो सेल्फ असर्शन माना गया है और इमेजिनेशन माना गया है, बट दिस इमेजिनेशन इज अ baseless imagination. Although the child is depending, still he demands that his wishes should be satisfied. This is the period of baseless imagination. At this stage of development, the child is egocentric. तो ये खास उसके फीचर्स हैं। क्या ये फीचर्स हैं उसके? एक तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है, सेल्फ असर्शन है बच्चे में, दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ दिस स्टेज। और दूसरा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, बेसलेस इमेजिनेशन बच्चे के पास में होती है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि चाइल्ड केवल अपनी नीड के बारे में सोचता है, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम ईगोसेंट्रिसिटी कह सकते हैं। सो इस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ईगोसेंट्रिसिटी है। He demands everything from the environment and he is not aware of the social norms, and he only focuses on the gratification of his needs. And the child is, and this stage, as per Piaget's cognitive development, this stage is also called as sensory motor stage, which is marked by moving from reflex action to goal directed behavior. तो इस स्टेज को अगर प्याजे के टर्म्स में हम बोलेंगे तो इन्फेंसी के पीरियड को हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कह सकते हैं, जिसमें सेंसेस से ही ग्रेटिफिकेशन और रिफ्लेक्स एक्शन से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ बच्चा मूव कर रहा है। मतलब इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है उसका, जो उसके सेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो सेंसेस का फुलफिलमेंट ही उसका उतना ही उसका डेवलपमेंट है। मतलब उसका जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो है उसका सेंसस से रिलेटेड, उसके सेंसस का ग्रेटिफिकेशन इज द peculiarity of this particular stage, that is infancy period. आगे चलें सर, किसी को कुछ पूछना है या आगे चलें? Then comes early childhood. Early childhood ये पीरियड स्टार्ट होता है 2 या 3 से लेकर के 6 साल की एज तक। इसको हम प्री स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं। द चाइल्ड रिफाइंस हिज और हर बिहेवियर एंड एनलार्जेस द स्कोप ऑफ एसोसिएटिंग विद पीपल। अब थोड़ा थोड़ा सोशलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक बच्चा केवल ईगोसेंट्रिक था, वो अपनी नीड्स और अपने पर ही फोकस था, सेल्फ असर्टिव था, और लेकिन अब धीरे धीरे उस बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, वो एसोसिएट करने लग जाता है आसपास की दुनिया से। And although the rate of physical growth continues to be normal, there is marked difference in the cognitive and linguistic abilities of the child. बच्चे का cognitive और linguistic abilities भी develop होना शुरू हो जाता है। और child at this stage exhibits the semiotic function, which means the ability to deal with symbols. अब बच्चे में थोड़ा सा semiotic functioning भी develop होनी शुरू हो जाती है, मतलब उसका symbols को भी वो पहचानने लग जाता है। लेकिन although the child is not able to think beyond symbols, still he lacks reversibility. इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपने 2 ग्लास उसके सामने रखे और पहले दोनों ग्लास सेम साइज के हैं, सेम अपीयरेंस के हैं और दोनों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वो ग्लासेस का शेप चेंज कर दिया गया तो एक ग्लास उसको ज्यादा भरा हुआ दिखता है और एक ग्लास उसको कम भरा हुआ दिखता है। तो उस रिवर्सिबिलिटी को अभी नहीं समझ पा रहा है। मतलब ही थिंक्स अबाउट सिंबल्स बट ही लैक्स इन रिवर्सिबिलिटी, मतलब उसमें रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। थिंकिंग डेवलप है, सिमियोटिक फंक्शनिंग डेवलप हो रही है, बट उसको एनालिसिस करना अभी नहीं आया है। The way in which the child reversibility here means the way in which the child has learned anything, he is not able to understand it if it is slightly reversed. अगर उसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया तो उसको नहीं समझ पाता है। तो रिवर्सिबिलिटी नहीं है, although semiotic functioning start हो जाएगी। Another aspect is of language development. He starts developing sentences of his or her own by using some grammatical rules also. Moreover, in comparison to infancy stage, the emotions of the child are more common, intense and distinguished.
Socially, the child reflects happiness in learning, growing and playing together. तो इन्फेंसी स्टेज के कंपैरिजन में द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड आर मोर कॉमन, इंटेंस एंड डिस्टिंग्विश्ड. मतलब इंटेंस और डिस्टिंग्विश्ड इमोशंस होते हैं, और बच्चे को लर्निंग, ग्रोइंग, प्लेइंग टुगेदर, सोशलाइजेशन, ये सारा सोशली थोड़ा सा बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाता है. ये सारे उसके फीचर्स हैं. देन कम्स लेटर चाइल्डहुड. लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा उसका और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा. ये एज है 6-7 ईयर से लेकर 10-12 साल तक की एज है. ये स्लो इन कंपैरिजन टू अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. लेटर चाइल्डहुड है ये, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट. और इस एज में आकर के बच्चे का इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल और अधिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. ही स्टार्ट्स forming groups also. He starts understanding rules and accepts rules, and he forms his social circle also. He prefers to play with same gender, and motor coordination भी improve हो जाएगा. Leads towards the plays like, मतलब क्योंकि उसका motor coordination, physical development काफी अच्छा स्टेज तक हो जाता है, तो different type के games को वो enjoy करता है. As their intellectual abilities develop, they are able to make perceptions about the people around them. अब आसपास के जो लोग उसके हैं उनके बारे में उसके perceptions भी develop हो जा रहे हैं. In which age? Later childhood. Then comes adolescence. Adolescence 12 to 18 years of age. ये इस age को बहुत सारे नाम दिए गए हैं. बहुत ज्यादा storm है और बहुत ज्यादा aggression है और बहुत ज्यादा imaginative है, और मतलब बहुत सारे वर्ड्स उसको बहुत स्टॉर्मी एज के नाम से जाना जाता है. एंड इट इज द एज ऑफ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन कैसे है? क्योंकि फिजिकली भी चाइल्ड एक बहुत हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से उसमें फिजिकल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं. मेंटल भी वो अपने दुनिया को समझ नहीं पा रहा है, ना इधर वो चाइल्ड है नॉर वो एडल्ट है. तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट्स. तो समझ नहीं पा रहा है दुनिया को, और ट्रांजिशन हो रहा है उसका. मेंटली भी ट्रांजिशन हो रहा है, फिजिकली भी ट्रांजिशन हो रहा है, मॉरल वैल्यूज भी चेंज हो रहा है. फिजिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्रीज इन हाइट है, प्यूबर्टल डेवलपमेंट हो रहा है. सेक्सुअल डिफरेंसेस को वो ऑब्जर्व करने लग जाता है. गर्ल्स ज्यादा तेजी से, पहले स्टार्टिंग में उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, धीरे धीरे बॉयज थोड़ा लेट ग्रो होते हैं, लेकिन फिर ओवर द टाइम हम देखते हैं इन मेजॉरिटी केसेस गर्ल्स बाय द एज ऑफ 17 एंड बॉयज टिल 18 रीच देयर मैक्सिमम हाइट. मैच्योरिटी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाता है. दिस एज इज in the form of sexual maturity has impact on their socio emotional aspect also. Physical development जो है उसका impact उनके socio emotional development पर भी आ रहा है. They become conscious about their physical appearance and they are attracted towards opposite sex. And इसको में एक चीज और हो जाती है कि hero worship and imagination and infatuation, and basically they are influenced by their friend circle. Heightened emotionality है due to hormonal changes है, emotional disturbances है. They become self conscious, and कुछ स्थितियां ऐसी भी उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं. स्ट्रेस रिलेशनशिप हो जाती है क्योंकि एक दूसरा जनरेशन का इम्पैक्ट ज्यादा, अपना जो उनका फ्रेंड सर्कल है उसका ज्यादा इम्पैक्ट उन पर होता है, ज्यादा वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. हीरो वर्शिप उनका स्टार्ट हो जाता है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनका स्ट्रेस रिलेशनशिप हो जाता है अपनी प्रीवियस जनरेशन से, ओल्डर जनरेशन से, पेरेंट्स से. डाइवर्जन इन सोशल रिलेशनशिप्स. Therefore, in another important aspect of this stage is social change. At this stage, the children are more influenced by their peer group, which act as standards for them. Their choices are basically directed by their peer groups. But the friends at this stage are less in number. Children select their friends on some criteria. They live in the world of fantasy. Heroes are their role models. They want to walk like them. They want to dress up like them. Moreover, daydreaming is also very common. और cognitive development भी हो रहा है. Children start generalizing the facts. They start doing logical thinking. They start doing abstract thinking. They start doing solving the problems. And this period is most important of human development as it is transitional period in which a child undergoes significant physical,
cognitive, emotional and social changes which are based on the future life of the child. तो उतना सारा ट्रांजिशन हो रहा है और ये ट्रांजिशन ही उसका फ्यूचर लाइफ को भी सेटल करता है, उसका बेस भी है. This is why this stage is also referred as the stage of stress and storm is about adolescence. So far we have seen infancy, childhood, and then adolescence, early childhood and late childhood, and then adolescence. Now comes maturation. जैसा कि अभी सर ने पूछा maturation क्या है? This concept was mainly pioneered by American psychologist Arnold Gesell. उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है आर्नोल्ड गेसेल ने 1925 में. और maturation can be defined as the changes in thinking, sense of responsibility, and better ability to adjust to meet successfully the daily issues. Maturational development occurs in fixed sequences or stages that are governed by genes. I think it is clear. Maturation क्या है? Changes in thinking है, sense of responsibility, better ability to adjust and to meet successfully the daily issues. तो एक वर्ड में हम उसको बोल सकते हैं कि better functionality is maturation. The better functionality is there in the individual, the more mature the person is. Maturational development occurs in fixed sequences or stages that are governed by genes. तो fixed stages के अकॉर्डिंग ही मैच्योरेशन है. इन्फेंसी में कितना मैच्योरेशन होगा, चाइल्डहुड में कितना होगा, एडल्टहुड में, एडोलेसेंस में कितना होगा और एडल्टहुड में कितना होगा. तो स्टेजेस प्लस जीन्स दोनों का इम्पैक्ट जो है वो हमारे मैच्योरेशन पर माना जाता है. This implicates that maturation is directly linked to the genetic context of the humans. It is also to be learned that role of the environment cannot be ignored. Here, environment stands for social experiences, relationships, and social transactions, where individuals learn various rules and rituals, whereas this genetic blueprint for development determines the sequence, टाइमिंग एंड फॉर्म ऑफ इमर्जिंग एक्शन पैटर्न्स. तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ किस प्रकार का हमारे को एक्सपोजर, चाइल्ड को किस प्रकार का एक्सपोजर मिल रहा है, किस प्रकार के सोशल एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, सोशल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, प्लस उसका जेनेटिक ब्लूप्रिंट, ये दोनों ही डिटरमिन करेगा कि उसका मैच्योरेशन का सीक्वेंस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा और फॉर्म ऑफ इमर्जिंग एक्शन पैटर्न्स इस तरीके के रहेंगे. तो मैच्योरेशन पर दोनों का प्रभाव है. मैच्योरेशन इज सीन इन ह्यूमन बीइंग and is largely dominated by genetic blueprint. It is the process of becoming mature overall, both psychological and behaviorally. In the process of maturation, development can be observed in any of the following. Fetal development. अच्छा, इनके थ्रू मतलब हम इस maturation की theories को समझ सकते हैं. Fetal development और development biology, etc. According to Gary and Kingsley, maturation is the process whereby behavior is modified as a result of growth and physical structure. इस definition को हम याद कर सकते हैं descriptive questions के आंसर को लिखने में. ये एक process है जहाँ पर behavior का modification होता है और behavior का modification as a result of growth and as a result of our physical structure. Maturation can be understood as the mental, physical, emotional growth and development which is essential for successful adjustment of all individual. मतलब क्या है इसका? Physical, mental, emotional growth और development दोनों ही जो हमारे future की activities को better करे उसको हम maturation करेंगे, which is essential for successful adjustment of all individual. मतलब successful लाइफ को लीड करने के लिए जितना बेटर हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उतना ही उस बच्चे को हम मैच्योर मान सकते हैं. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड कंडीशंस व्हिच आर considered essential before reaching to different stage for further achievement of skills. Maturation implies that sequence-based and simultaneous occurrences of various psychological and physical changes in the individual are required. Sequence based on simultaneous occurrences of various psychological and physical changes. मतलब psychological changes और physical changes दोनों का जो sequence है और जो simultaneously इनकी occurrences हो रहे हैं उसका जो impact है उसको हम बोल सकते हैं कि उतना उसका maturation है. Nature of maturation,
is a stage of completion of growth and strengthening of acquired mental, social, and emotional development. Maturation is essentially a process of refinement and modification from within and inborn ripening and progress of capacities of the organism. इसको कोई explain करना चाहेंगे? It is essentially a process of refinement and modification from within and inborn ripening and progress of capacities of the organism. तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी को हम मैच्योरेशन कहते हैं, नेचर ऑफ मैच्योरेशन. मैम इट इज फॉर बेटरमेंट. इट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर इनबॉर्न, जो हमारी कैपेसिटीज है उसका जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, रिफाइनमेंट हो रहा है, उसी को हम मैच्योरेशन बोलेंगे जी. और ये रिफाइनमेंट और मॉडिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरमेंट, जीन्स एज वेल एज एनवायरमेंट. मैम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि बच्चा पहले जो है वो घुटनों चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है, तो ये मैच्योरेशन जो है वो फिजिकल कंटिन्यूटी मैच्योरेशन है सर, ये फिजिकल मैच्योरेशन है उसका. क्योंकि मैच्योरेशन में जो इंक्लूडेड है वो उसका ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी है. जो क्वांटिफाइबल है वो ग्रोथ है और जो क्वालिटी बेस्ड है वो उसका डेवलपमेंट है. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को साथ में लेते हुए जो मॉडिफिकेशन और रिफाइनमेंट आ रहा है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं. तो मैं बड़ा डोमेन मैच्योरेशन होगा कि डेवलपमेंट होगा? बड़ा डोमेन आई बिलीव मैच्योरेशन होगा, क्योंकि ग्रोथ और में तो डेवलपमेंट को दे रखा है कि उसमें ये लिख रखा है कि जो है मैच्योरेशन इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. कोई और साथी बताएं, मुझे तो मैच्योरेशन ही बड़ा लगता है. मैम रिजल्ट मेरे हिसाब से भी डेवलपमेंट ही होगा, क्योंकि मैच्योरेशन में बायोलॉजिकली है बेसिकली. तो जैसे एज के अनुसार जो बायोलॉजिकल चेंजेस या बायोलॉजिकल हमारी रिफाइनमेंट दी गई है, तो सर मैम मेरी एंड डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो डेवलपमेंट ज्यादा वाइड है मैम, मुझे भी यही लगता है. अच्छा मैम, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. प्लस मैम इसमें हेरिडिटी और मैच्योरेशन एक बेसिकली रिजल्ट है उसका, इसलिए उसका रिजल्ट है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट का रिजल्ट है. डेवलपमेंट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है मैम, क्योंकि इसमें हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ऑल दीस थिंग्स आर इंक्लूडेड. थैंक यू. हाँ. तो ब्रॉडर टर्म हम किसको, डेवलपमेंट को मानेंगे या मैच्योरेशन को मानेंगे? डेवलपमेंट बुक में ये लिखा है जो मैच्योरेशन मेनली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस, एंड जो है डेवलपमेंट इट कैन इंक्लूड फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तो इस हिसाब से तो डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म हो गया. ओके. लेकिन सर मैच्योरेशन मोस्टली स्टॉप्स विद ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग. ओके. तो एक एज आके मैच्योरिटी आई थिंक मैक्सिमम हो जाती है एक पर्टिकुलर एज पे, जिसे आके हम कहते हैं डेवलपमेंट नेवर एंड्स. हाँ, डेवलपमेंट इज एवर इवॉल्विंग. या मैम हाँ, बट ठीक है, मुझे भी आपकी बात सही लग रही है. बट मैच्योरेशन भी मेरे को लगता है कि टिल द एंड क्या मैच्योरेशन नहीं होता है जैसे डेवलपमेंट होता है, वो भी तो साथ साथ चलता है ना, डेवलपमेंट के साथ साथ ही. साइमल्टेनियस हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक साइमल्टेनियस वर्ड भी यूज हुआ है. फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के साइमल्टेनियस ही ये मैच्योरेशन चलता है. जी मैडम, क्योंकि इसमें फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों है मैच्योरेशन में. हाँ, मतलब मेजरली आपका ये बायोलॉजिकल है, बट मेजरली का मतलब ये नहीं है कि खाली वो ही इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और डेवलपमेंट के साथ साथ ही मैच्योरेशन चलता है. मैम इसमें बुक में लिखा है जो मैच्योरेशन अकर्स एट स्पेसिफिक स्टेजेस व्हेन ऑर्गन्स बिकम रेडी, और डेवलपमेंट में है कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ. तो इस हिसाब से तो डेवलपमेंट ही बिगर टर्म हुआ. ठीक है सर, फिर यही लेकर के चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिबेटेबल ही है सर. मैच्योरेशन इज एन एसेंशियल प्री कंडीशन. अब हम मैच्योरेशन क्यों पढ़ते हैं?
क्योंकि एक असेंशियल प्री कंडीशन ऑफ लर्निंग है, क्योंकि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं है इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो उस मैच्योरेशन को अंडरस्टैंड करना है, तभी उस कॉन्सेप्ट को उसको बताया जाए। इसलिए मैच्योरेशन को समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज असेंशियल प्री कंडीशन ऑफ, it is the basis of learning and it is via learning that makes human development complete. तो maturation क्या है? It is the basis of learning and it is via learning that makes human development complete. तो maturation जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ ही है एक तरीके से, क्योंकि ये बेसिस ऑफ लर्निंग है और लर्निंग से ही डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, दैट मेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट। तो साथ साथ ही चलते हैं, बट फिर भी आपका कहना सही है कि डेवलपमेंट टिल द एंड ऑफ लाइफ चलता है। हर जगह पे ये लाइन लिखी गई है, तो डेवलपमेंट ही ब्रॉडर टर्म माना जाएगा। Maturity is essential for overall physical and intellectual training and expertise. Attainment of physical and mental maturity is essential to get proficiency in daily tasks and challenges. अब types of maturation बताया गया है। Physical maturation, physical maturation क्या बोलेंगे? जो growth से related है, weight, height, body mass, expansion of muscle tissues. This is physical maturation. इसके साथ में इसी में मतलब मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स, कंट्रोल ऑफ गेट, ये गेट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, GAIT होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ गेट along with gross motor skills and fine motor skills, ये सारा क्या है? ये फिजिकल मैच्योरेशन है, जिसको जो कि क्वांटिफाइबल है और जो कि हमें नजर आता है, that is called as physical maturation. फिर दूसरा जो type of maturation है, that is cognitive maturation, which is related to thinking patterns, problem solving, our attitudes and our judgment. Some important aspects of cognitive maturation are information processing, language development, reasoning skills, memory, etc. So these are the two types of maturation: physical maturation and cognitive maturation. Maturation and practical understanding continue even after completion of adolescent age. Maturation and practical understanding continue even after completion of adolescent age. और कौन से फैक्टर्स हैं जो मैच्योरेशन को इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं? फिजिकल हेल्थ ऑफ द बेबी एंड मदर, न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन द फूड, एक्सपोजर टू वेरियस स्टिमुली, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैच्योरेशन के? सम ऑफ जीन इफेक्ट्स, मैच्योरेशन इज द नेट सम ऑफ जीन। फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Maturation is automatic process of transformation where various required changes occur to the baby. Growth and development. Maturation brings growth and development occurring simultaneously and in a time-bound manner. It involves both structural and functional changes in the body as well as brain. तो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occurring simultaneously and in a time bound manner. कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही बच्चे की मैच्योरिटी मानी जाएगी। इट इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब फिजिकल चेंजेस ऑल्सो एंड फंक्शनल चेंजेस ऑल्सो इन द बॉडी एज वेल एज ब्रेन। तो समरी कैसे समराइज कर सकते हैं मैच्योरेशन को? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच बेबी मूव्स टुवर्ड्स अचीवमेंट्स essential for future challenges. Process of maturation involves physical and psychological adaptive changes in the baby. Maturation involves internal and external changes in the body as well as brain. Direct exposure to the environment sharpens the knowledge of the baby for achievement of maturation. तो maturation को हम कैसे summarize कर सकते हैं? It is a process जिसमें बेबी मूव्स टुवर्ड्स अचीवमेंट्स विच आर असेंशियल फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। मतलब क्या अचीव किया जाए जिससे कि फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करे, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। और इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकली हाउ मच द चाइल्ड इज अडेप्टिंग हिमसेल्फ, दैट मच इज द मैच्योरेशन। एंड इट इन्वॉल्व्स इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस बॉडी में एज वेल एज ब्रेन, and direct exposure to the environment sharpens the knowledge of the baby for achievement of maturation. So this is up to maturation.
सर आगे चले या रोक दें यहाँ पर? हाँ हाँ, थोड़ा पढ़ सकते हैं ओके, अगर इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? कहीं कोई डाउट है या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? अभी तक हमने देखा क्लियर है मैम। और अगर मैम चाहे तो कल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत, कल संडे को भी थोड़ा पढ़ लेंगे। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देख लेते हैं, तो उसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। दीज आर द प्रिंसिपल्स। ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन सिद्धांतों पर ह्यूमन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या सिद्धांत है। एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब ये कंसेप्शन से लेकर के टिल द एंड ऑफ लाइफ दिस डेवलपमेंट गोज ऑन। ये अभी हम लोगों ने सबने डिस्कस किया, मतलब इन्फेंसी से भी पहले प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट होकर के टिल ग्रेव ये चलता ही है, इसलिए एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताया गया। द चाइल्ड थ्रू द डेवलपमेंट प्रोसेस passes continuously with changes, although the pace and quantity of change may vary from stage to stage। मतलब स्टेज टू स्टेज ये वेरी कर सकती है क्वांटिटी, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता ही रहता है। Although it seems that a child has a maturity level, still he undergoes change। For example, a child at the age of 4 has learned some words, but later on he will learn to prepare sentences out of it। So development never ends, but it continues till the death। So this is the principle of continuity। Second is the principle of individual differences। मतलब सभी individuals का सेम स्टेज पर सेम रेट से डेवलपमेंट नहीं होता है, ये स्टेज वाइज भी डिफरेंट हो सकता है, और रेट वाइज किसी का फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है और किसी का स्लो डेवलपमेंट हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट हेरिडिटी ट्रेंड्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे पर असर करते हैं, जिससे कि उसके डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड इज हैविंग एन इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ म्यूजिक, एक बच्चा है जिसके पास इंस्टिंक्टिवली म्यूजिक की कैपेसिटी है और उसको एनवायरमेंट भी म्यूजिक की ट्रेनिंग का भी मिल जाता है, तो उसका डेवलपमेंट बेटर होगा इन कंपैरिजन टू द अदर चाइल्ड जिसमें इनबॉर्न कैपेसिटी तो है लेकिन उसको एनवायरमेंट नहीं मिला। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब इंस्टिंक्टिव भी उसमें क्या है एबिलिटीज हैं, और एनवायरमेंटल से उसको कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हियर। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें दो वर्ड्स यूज करे गए हैं, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की ओर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होता है, यानी पहले स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ का डेवलपमेंट होगा और सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी है एंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसमें है सिफेलोकॉर्डल, ये सीक्वेंस है, और डायरेक्शन क्या है, प्रॉक्सीमोडिस्टल मतलब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ सिफेलोकॉर्डल exhibits that the development proceeds in the longitudinal direction from head to foot। That is the reason why the child first gains control over head before he starts walking। And proximodistal tendency means near to the distance from parts of the body near the center develop first, then the extremities। Then principle of generality to specificity, sorry। मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बच्चा पहले हर वुमेन को देख करके माँ बोल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कि एवरी वुमेन इज नॉट हिज मदर, दिस पर्टिकुलर फिगर इज हिज मदर। सो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ डेवलपमेंट होता है। फॉलोज अ सीक्वेंस, proceeds from head to foot and from central axis to extremities। Generality to specificity, the development process starts with general responses shown by the child. As he passes through the later stages, he starts exhibiting specific behaviors। For example, a child may utter a sound which is common for each and every object, and later on he starts pronouncing specific words denoting specific objects or persons like ma, pa and so on। मतलब पहले किसी
एक ही वर्ड को प्रोनाउंस करता है हर चीज को देख करके, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो डिस्टिंग्विश करने लग जाता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज दिस। तो जनरल से लेकर के स्पेसिफिक की तरफ डेवलपमेंट होता है। और दो और ऊपर वर्ड्स यूज करे गए थे, डायरेक्शन एंड सीक्वेंस। व्हाट आर दीज टू वर्ड्स? प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा था। तो सिफेलोकॉर्डल क्या है? फ्रॉम हेड टू फुट। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? दिस इज फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। एंड जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लाइनर, मतलब एक के बाद एक के बाद एक तरीके से लाइन में डेवलपमेंट नहीं होता है। सपोज बच्चे ने बोलना सीखा, एक अल्फाबेट सीखा, अब उस अल्फाबेट को वो कई तरीके से प्रोनाउंस करेगा, उसी का वहीं पर स्टे करेगा और उसी को फिक्स करेगा, फिर स्टे करके फिक्स करके फिर वो आगे की तरफ मूव करेगा। ऐसे नहीं कि लाइन से एक एक करके वो सारा कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर उसने एक्शन या मोशन या कुछ लर्निंग करी, उस लर्निंग को उसको माइंड में फिक्स होगा और फिर ग्रेजुअली वो उससे आगे को प्रोसीड करेगा। तो इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल नॉट लाइनर। द चाइल्ड मूव्स फॉरवर्ड इन डेवलपमेंट, देन अपीयर्स टू बी स्टेबल, मैच्योर्स इटसेल्फ, देन मूव्स फॉरवर्ड इन अ स्पाइरल मैनर। लाइक उसी पर्टिकुलर अचीवमेंट उसने करा, फिजिकल किया चाहे मेंटल किया, उसमें फिर अपीयर्स टू बी स्टेबल, कुछ देर तक उसी को वो फर्म करेगा, फिक्स करेगा, हैबिचुएट करेगा और मैच्योर होगा धीरे धीरे उस पर्टिकुलर थिंग में, और फिर धीरे धीरे वो आगे को मूव करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। सपोज उसने क बोलने सीखा तो क को कई वर्ड्स के साथ क बोलता रहेगा, फिर क से वो धीरे धीरे आगे को बढ़ेगा, क के आगे कुछ और जोड़ेगा, काला कल करेगा। इस तरीके से डेवलपमेंट इज स्पाइरल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों का इंटरैक्शंस का प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है। हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों का इम्पैक्ट डेवलपमेंट पर है। इस पॉइंट्स को हमने कई बार पढ़ लिया है, समझ लिया, इसमें आगे चलते हैं। It is not just the result of heredity or just the environment, but both are equally involved in the development of the child. It is a combination of heredity as well as environment. In the society, some people are stressful enough, but some are not. The reason behind it may be due to the differences of individuals' environment. Thus, it can be said that development is the product of the interaction between environment and heredity. Next is principle of differentiation in rate. ये भी मैंने ऊपर बता दिया था कि डेवलपमेंट का रेट भी सबका डिफरेंट है। हर स्टेज पे रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रेट मतलब उसकी जो विकास की गति है, सबकी इंडिविजुअल्स की डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में गर्ल्स का जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज। फिर एक सर्टेन एज पर पहुंच करके हम देखते हैं कि बॉयज का बहुत एब्रप्टली बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। जेंडर वाइज भी डिफरेंट हो सकता है, स्टेज वाइज भी डिफरेंस हो सकता है। वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज, लाइक गर्ल्स grow faster than the boys at the early stage of development. Another aspect is that the rate of the development process also differs stage wise and dimension wise. अब किसी स्टेज में होता है कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट है और किसी स्टेज में डेवलपमेंट बहुत फास्ट नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इन्फेंसी का स्टेज और चाइल्डहुड के स्टेज के डेवलपमेंट में डिफरेंस है। एक स्टेज में इन्फेंसी में बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है और फिर उसकी अर्ली चाइल्डहुड में उतनी फास्ट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से फिर जो एडोलेसेंस में आ जाता है तो फिर एक बार फिर से बहुत फास्ट उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टेज वाइज भी ये रेट डिफर करता है और जेंडर वाइज भी ये रेट डिफर करता है। तो देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। Then principle of integration refers to the integration of various aspects of development. मतलब बहुत सारे aspects आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ये डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये डिफरेंट जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, किसका
फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, जिसका जितना ही सारा कुछ, जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा वो सारा उसका टोटल डेवलपमेंट, उसका टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। मान लो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट पर भी उसका असर आएगा। तो ये आपस में इंटीग्रेटेड भी है और इंटर रिलेटेड भी है। तो दिस इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंटर रिलेटेड। आगे नेक्स्ट जो है ये इंटर रिलेशन है, मीन्स ये सारे डोमेन्स के इंटीग्रेशन से डेवलपमेंट कॉइन किया जाता है कि द चाइल्ड इज डेवलप्ड because he is physically, mentally, emotionally, socially, morally, always, all through he is developed. तो we can say the child is very well developed. और इनका आपस में इंटररिलेशन है, क्योंकि अगर एक एस्पेक्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसके दूसरे एस्पेक्ट पर भी जाएगा। अगर इमोशनल डेवलपमेंट चाइल्ड का ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट उसके मॉरल डेवलपमेंट पर भी जा सकता है, उसके सोशल डेवलपमेंट पर भी जा सकता है, इवन फिजिकल डेवलपमेंट में भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। इसी लाइन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। द इंडिविजुअल वी आर ऑब्जर्विंग इज नॉट द सोल रिफ्लेक्शन ऑफ एनी वन एस्पेक्ट, रादर इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द dimensions of development. The change in any dimension affects other dimension also. Then principle of interrelation, it includes cognitive, affective, social and moral aspects also. Thus, the development of an individual is reflected through the balanced interrelation of all the aspects of life. Then there is a principle of uniformity of pattern. मतलब हम देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है ऑफ द डेवलपमेंट। इन्फेंसी के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंटायर यूनिवर्स में वो ही देखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है तभी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। हम ये मानते हैं कि इन्फेंसी के यही फीचर्स हैं, यही फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करके अपना करिकुलम डेवलप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासरूम प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। मोर और लेस लिटिल बिट डिफरेंस, कल्चरली डिफरेंसेस हैं, बट जनरल ही जो फीचर्स हैं, ब्रॉड फीचर्स हैं, वो यूनिवर्सली सेम है। All members of a particular species have somewhat the same vision of evolution. For example, looking at each child's dynamic growth chart and language development sequence, one can see certain evidence of these. And lastly, there is a principle of predictability. Predictability क्यों है? Because there is a uniformity of pattern in the development of children. Therefore, there is a principle of predictability. क्योंकि हमें मालूम है these are the features of this particular age और इसके अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार का बिहेवियर ये बच्चा एग्जिबिट करेगा। Development is predictable, that is, with the help of uniformity of the pattern and sequence of development, we can predict the behavior to a great extent of child in one or more aspect in a particular stage of his or her growth and development. Likewise, the prediction of an adolescent can be done on the basis of the characteristics he or she exhibits at her or his stage of development. So this is the principle of predictability. So there are 10 principles in development: predictability, uniformity of pattern, interrelation, integration, differentiation in rate of development, principle of interaction, principle of spiral development, and principle of generality to specificity, and principle of sequentiality or direction of development, and principle of individual differences and principle of continuity. इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी टाइप का डेवलपमेंट बताया गया और उससे पूछा गया कि दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे दिए गए हैं जिसमें हमारे को आइडेंटिफाई करना है दैट विच principle is working here. Like Sita is studying in a convent school and Geeta in a government school. They met each other in a science exhibition, and Geeta was very surprised on seeing Sita using laptop for explaining her project. तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस टाइप का कुछ भी सिचुएशन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है दैट विच प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिक्वेंशियलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्पेसिफिसिटी, जनरल टू स्पेसिफिसिटी, एटसेट्रा। सो दिस इज अप टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सर यहाँ तक बहुत है? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Is visible? हाँ जी मैम।
Okay. We start with some revision. We are taking the topic of understanding the learner. आज हमें लर्नर को अंडरस्टैंड करना है, तो हमें ये देखना है कि हमारे लर्नर किस टाइप के होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. लर्नर्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये हमको पता है. लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में यूनिक इंडिविजुअल है, और सभी का जो चेंजेस है वो फंडामेंटल प्रोसेस में चेंजेस है. फंडामेंटल प्रोसेस सेम होते हुए भी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी सेम होते हुए भी, उन स्टेजेस में कुछ चेंजेस होते हैं, जिन चेंजेस की वजह से इंडिविजुअल में चेंजेस हैं या इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं. अब इन इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएटली वर्क कर सकता है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स. अब इसी में हमने जो स्टार्ट किया, कुछ हमने टर्म्स से स्टार्ट किया. वो टर्म्स कुछ जो थे हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ. तो ग्रोथ से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड टर्म ग्रोथ? कल हमने इसको पढ़ा है. ग्रोथ से हमने क्या अंडरस्टैंड किया कल? इज इट सेम एज डेवलपमेंट? आप प्लीज अपना अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई बताना चाहे तो, या अगर कोई ग्रोथ होता है प्राथमिक जो वृद्धि है, जैसे होता है मैम, ग्रोथ क्वांटिटेटिव. हाँ, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी है. क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी, हाइट, वेट, मेजरेबल. हाँ, मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव है. और चेंजेस इन साइज हो सकता है, चेंजेस इन हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, चेंजेस इवन इन इंटरनल ऑर्गन्स जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है. तो दिस इज ऑल टर्म्ड एज ग्रोथ. और ग्रोथ से रिलेटेड ही दूसरा वर्ड जो कॉइन किया गया वो है डेवलपमेंट. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, फिजिकल है, बट डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है. और दिस डेवलपमेंट गोज ऑन एंटायर लाइफ, right from the start of conception till the end of one's life. This goes on. So this is continuous and this is progressive in nature. What is meant by progressive in nature? मतलब step by step development होता है. What precedes accordingly what will follow. मतलब जो हमारा पहले का क्या घटना है, मान लो इन्फेंसी का जो घटनाक्रम है, इन्फेंसी का घटनाक्रम या इन्फेंसी का डेवलपमेंट हमारे आगे की एज अर्ली चाइल्डहुड को इम्पैक्ट करेगा. अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी का जो घटनाक्रम है या जो डेवलपमेंट है, उसका इम्पैक्ट जो होगा, उसके एक्शंस का इम्पैक्ट, उसके डेवलपमेंट का इम्पैक्ट, उसकी प्रोग्रेस का इम्पैक्ट लेटर चाइल्डहुड में होगा. अकॉर्डिंगली जो हमारी फर्दर स्टेजेस है, मतलब एक स्टेज दूसरी स्टेज से कनेक्टेड है और बहुत कोहेरेंट है और ये प्रोग्रेसिव है. एक डेवलपमेंट होगा तो उसी पर बेस्ड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. तो हम कह सकते हैं दैट चेंज इज प्रोग्रेसिव इन नेचर in response to the environmental demands and sometimes of genetic inheritance. जो development है, that is in response to environmental demands also and also as per the genetic inheritance. मतलब development क्या हो गया, वो हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस पर भी डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट की डिमांड्स को भी फुलफिल करने के लिए जो बिहेवियर इंडिविजुअल करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका डेवलपमेंट होता है. और डेवलपमेंट में क्या है, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ चेंज. मतलब हर इंडिविजुअल का सेम रेट पर डेवलपमेंट नहीं होता है. किसी का फास्ट रेट पर डेवलपमेंट होता है और किसी का थोड़ा स्लो रेट पर डेवलपमेंट होता है. और स्टेज वाइज भी ये डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिफर करता है. इन्फेंसी का डेवलपमेंट और चाइल्डहुड के डेवलपमेंट की स्पेस में या स्पीड में डिफरेंस हो सकता है. तो डेवलपमेंट इज according to stage also and according to age also and according to gender also as well. इसके अलावा हमने कल क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने कल पढ़ा था मैच्योरिटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. तो मैच्योरिटी से हमने कल क्या समझा? ಇದು ಲೆಪ್ಪಂಡ ಸುನ. What did Maturity is genetic footprint. Physical and genetic development. हाँ, it is it can be understood as mental, physical, emotional growth and development. Maturation is the result of
genetics as well as environment. And it can be understood as the mental, physical, emotional growth and development. That is maturity. The growth और development दोनों को मिला करके जो word coin किया गया है, वो word है maturity. It can also be understood as refinement and modification of behavior and ripening of person's inborn capacities. That is called as maturity. और इस term को किसने coin किया है? आर्नोल्ड गेसेल ने 1925 में गेसेल ने इस टर्म को कॉइन किया है इन 1925. तो मैच्योरिटी से हमने समझा कि दिस इज ब्रिंगिंग चेंज इन द फंक्शनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल and it is related to improvement in one's working. It is related to changes and improvement in one's thinking, in one's sense of responsibility, and better ability to adjust with the environment. So maturation development occurs in fixed sequence or stages. Maturation जो है fixed sequence से और fixed stages के according maturity develop होती है, governed by genes as well as by environment. Environment से क्या मतलब है यहाँ पर? किस टाइप का social experiences the individual is having, what kind of relationship is the individual having, what are his relations, what are his social transactions. All these things determine the individual's maturity level. इसके बाद में हमने पढ़ा what are the stages of development. कौन से stages of development है? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने different stages of development बताया है, बट मोस्टली जो हम फॉलो करते हैं हमारे करिकुलम में भी जिसको फॉलो किया जा रहा है वो रॉस का जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है. रॉस ने कौन कौन सा स्टेजेस दिया है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. इन्फेंसी का क्या टाइम पीरियड दिया है? 1st year to 3rd year. अर्ली चाइल्डहुड क्या है? 3rd year to 6th year. लेट चाइल्डहुड क्या है? 6th year to 12 years. एंड एडोलेसेंस इज 12 years to 18 years. और इन सभी स्टेजेस में unique features of each and every stage of every individual. हर स्टेज का कुछ यूनिक फीचर्स है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या peculiarities है जो कि यूनिवर्सल भी है. Although it is cultural also, context specific also, but specific होते हुए भी, cultural होते हुए भी, biologically ये वाइड स्प्रेड है और मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सली सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट भी है. स्पेसिफिक होते हुए भी जनरली इट इज यूनिवर्सल, मोस्टली इट इज यूनिवर्सल. तो इन्फेंसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कल हमने पढ़े थे. व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ इन्फेंसी विच आर यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. इन्फेंसी पीरियड रैपिड ग्रोथ है इसमें और बाय 6 months बच्चे का कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. एंड सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मींस हेड टू टो डेवलपमेंट होता है. और इस टाइम जो इन्फेंसी में स्टेज का इंडिविजुअल है उसकी इमेजिनेशन कैसी है? बेसलेस इमेजिनेशन है, इगोसेंट्रिक होता है इंडिविजुअल, ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स पर बेस्ड होता है उसका डेवलपमेंट. इगोसेंट्रिक मतलब the child is mostly concentrated on the satisfaction of his own needs. And after this stage is also called as sensory motor stage in terms of Piaget. As the age is termed by Piaget, it is as sensory motor stage. And it is in this stage the child is moving from reflex action to goal directed behavior. इन्फेंसी के एंड तक आते आते रिफ्लेक्स एक्शन से चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. और जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आता है दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अर्ली चाइल्डहुड पीरियड. एंड दिस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज 3 to 6 years. और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड? 3 to 6 years का बच्चे का क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगती है. अर्ली एज में, इन्फेंसी पीरियड में इट इज रैपिड, बट इन दिस एज इट इज नॉर्मल, इट स्टार्ट्स नॉर्मलाइजिंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वर्ड से कुछ सेंटेंसेस द चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रेमिंग.
और सिम्योटिक फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने लगता है, बट चाइल्ड लैक्स रिवर्सिबिलिटी। इसका एग्जाम्पल कल हमने देखा था, इसलिए को रिवाइज नहीं, रिपीट नहीं कर रही। आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड कम्स लेट childhood, and this is the period 6 years to 12 years. And what are the features of this period? What are the developments in this period? In this stage of development, late childhood, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, मॉरल भी डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। द चाइल्ड स्टार्ट्स लिविंग इन ग्रुप्स, स्टार्ट्स मेकिंग फ्रेंड्स, he becomes aware about his or her achievements, he understands and accepts the rules को एक्सेप्ट करने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है, और रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव भी करने लगता है, want to play in groups and generally plays in the groups of his or her own gender. मोटर कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इसलिए he or she starts playing many kinds of games also. And now the child can make perceptions about people. So this is the development in late childhood, that is 6 to 12 years. ये कुछ थोड़े से वर्ड्स को अगर हम याद रखेंगे तो जो भी अगर हमारे पास शॉर्ट नोट वगैरह लिखने को आता है तो हम फटाफट अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, कुछ वर्ड्स को अगर हम याद रखेंगे तो। इसके बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आता है दैट इज एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस का पीरियड 12 years to 18 years एज पर रॉस है, और इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे फ्रेजेस को कॉइन किया गया है। इट इज ए age of stress and storm, it is a transitional period, it is a gang age, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए कॉइन किए गए हैं। और वो क्यों कॉइन करे गए हैं इस टाइप के वर्ड्स? क्योंकि इसमें रैपिड चेंजेस है। द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू मोर mature stage of development. It is an age of transition, and this transition is significant transition in physical aspects, in physical domain, in cognitive domain, in emotional domain, and in social domain. So this is also called as a age of transition. Physically बहुत सारा changes आ रहा है, hormonal changes की वजह से increase in emotionality, hike in emotions है, pubertal growth हो रही है physical changes में, and there is maturity of sexual organs, and due to maturity of sexual organs it has impact on the socio-emotional aspect, socio-emotional development of the child. The child becomes conscious of physical appearance. He is attracted in this age towards opposite sex, and here there is infatuation also. The child has attraction towards the opposite sex. The child starts living in his own world, and generally there occurs a kind of conflict also between parents and between and children, and there are stress relationships because of this, because of his own world which is not matching with the world of his parents. So there are some stressed relationships also between children and parents. Social changes भी आ रहा है. The child starts living in groups. Gang age भी इसको कहा गया है. Friends are less in number, but the relationships are very intense. The child is living in the world of fantasy, and the child has hero worship. He has his own role models, and he wants to behave, to act, to ape his role models. Daydreaming is also very much common in this age, and in this age also the child starts thinking of his career also. So he becomes career conscious also, and this career consciousness and the realities of the world make him at times emotionally very much unadjusted also. Emotional hike is there, and it is also causing at times lot of anxiety also, lot of peer pressure also. So इस प्रकार से हम कह सकते हैं this is the age of stress and storm. Cognitive development भी बच्चे का इस एज में काफी हो जाता है. The child starts generalizing the facts, logical thinking develops, abstract thinking develops, problem solving skills also develop. So in this way we can say these are the common features of these different stages of the child development, which are almost universal. Because these are universal, therefore we can say there is a predictability. And seeing these features, these characteristics or these peculiarities, the curriculum has to be planned, and the teacher and the
school leader, they have to form the policies. That is why the school leader has to know all these things, all these developmental changes of children. अब आज जो हमारा इसके बाद में हमने देखा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं. दीज आर द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं because it is an interaction between heredity and environment which bring individual differences. Sequentiality है, sequence में development होता है. Cephalocaudal and proximodistal, ये कल हमने words को understand कर लिया था, I do not repeat it. General से specific का specific है. General से specific का क्या मतलब है? Principle of generality to specificity, it proceeds from head to foot and central access to extremities. General response to specific behaviors. This is principle of generality to specificity. फिर there is a principle of spiral development. ये भी कल हमने इसको understand किया था. The child learns one thing, stays on it for some time, fixes it up and then moves forward. That is spiral development. Then principle of interaction. Interaction means product of heredity and environment. Principle of differentiation in rate. ये भी हमने इस बात को discuss किया. Principle of integration. मतलब जितने भी domains of personality के integration domains हैं, उन सभी domains के integration से development can be. Principle of integration refers to integration of various aspects of development. जो various aspects of development है उनका proper integration होता है, भी एक properly developed individual हमारे सामने आता है. The individual we are observing is not the sole reflection of one aspect, but it is an integration of all the dimensions of development. Principle of interrelation, सभी domains का आपस में interrelation के बाद में जो सामने output आता है, that is the development of an individual. Uniformity of pattern है. Predictability, because uniformity, that is why there is a predictability. So these are the principles of development. तो यहाँ तक हमने कल समझ लिया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं debates of development. मेरे को लगता है यहाँ तक मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं है. अगर किसी को कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं for a minute, for 2 minutes, then we will move forward. Okay, we move forward now. Debates of development. Although principles of development हैं, लेकिन फिर भी कुछ educationists और कुछ psychologists, they have different opinions about development. और जो common debate है, सबसे पहला है nature versus nurture. मतलब individual का development is based on nature or it is based on nurture. Nature means heredity and nurture means environment, how the child is raised. So there is a debate in this that as we have already established that heredity and environment both affect the growth and development of the individuals, there are other issues related to this phenomenon. Nature versus nurture, it is development the product of nature or nurture? When we talk about nature and child development, we are talking about what comes to children through heredity. When we talk about nurture, we are referring to the influence of the environment. So debate क्या है? What is the debate? Whether the development is the result of heredity or development is the result of environment. So some are in favor of nature and some are in favor of nurture. How the child is nurtured or what is his genetic inheritance. But in general, we can say that individual is the product of both nature as well as nurture. एक ही चीज उसको dominate नहीं करती है, बल्कि दोनों का interaction जो है और उसका जो product है, that is the development, individual development. Accordingly is the child developed. Next is the debate of continuity versus discontinuity. मतलब continuity का क्या मतलब है? That development is continuous right from the start of conception and it goes on smoothly and gradually till the end of one's life. That is the principle of continuity. लेकिन इसके against जो दूसरा opinion है that there is not a continuous development but there is a discontinuity. Discontinuity in the means to say that one stage of development does not relate to next stage of development. For example,
as the child develops in the stage of infancy, so he does the same way, or there is no connection between his characteristics of child infancy to some other stage of his development. मतलब इन्फेंसी में बच्चा जिस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले कर रहा है, हो सकता नहीं, डिसकंटिन्यूटी का कहना है, वो चेंजेस कंटिन्यूअस नहीं है, वो स्मूथ भी नहीं है, वो ग्रेजुअल भी नहीं है, वो टोटली डिसकनेक्टेड है फ्रॉम हिज नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज डिसकंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब है स्मूथली ग्रेजुअली एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो अपने आप से ग्रेजुअली नेचुरली मतलब वो ग्लाइड करता है स्मूथली, और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में डेवलपमेंट होते हुए चेंजेस आते जाते हैं, लेकिन वो एब्रप्ट नहीं है कि हम उसको एकदम से बाउंड्री दे दें कि इन्फेंसी खत्म हो गई और चाइल्डहुड स्टार्ट हो गई. कोई ऐसा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. बट डिसकंटिन्यूटी सेज दैट इन्फेंसी, one stage of development does not have anything to do with the next stage of development. So it is written as, do you believe that humans change gradually? Humans change abruptly and dramatically. एक है gradually और दूसरा क्या है, that humans change abruptly and dramatically. Continuity theory suggests that individuals' development is a smooth and gradual process. The base for the path of all the development stage is common. You can observe that the early stage of development provides a base for the consequent stage. This is principle of continuity. मतलब पहली जो previous stage है वो ही उसी के अकॉर्डिंग ही कॉन्सिक्वेंट स्टेज में बच्चा ग्लाइड करता है, इंडिविजुअल ग्लाइड स्मूथली ग्लाइड करते हुए नेक्स्ट स्टेज उसी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है. बट डिसकंटिन्यूटी थ्योरी सजेस्ट दैट द चेंज इज एब्रप्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ. It also believes that each stage of development is unique and is characterized by distinct feature. तो discontinuity theory के according क्या है, डेवलपमेंट की हर एक स्टेज अपने आप में यूनिक है और डिस्टिंक्ट है, और एक स्टेज का दूसरी स्टेज से कनेक्शन नहीं है. दैट इज द थियरी ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज एट इन्फेंसी स्टेज, he or she will exhibit the behaviors peculiar to that stage, which will not be the characteristic of the same child at the adolescent stage. In other words, in the view of discontinuity theory, development is stage specific. So this is debate of continuity versus discontinuity. नेक्स्ट डिबेट है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी. एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो चेंजेस आते जाते हैं, जो सिचुएशंस आती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर मॉडिफाई होता जाता है और अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट होता जाता है. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. बट पैसिविटी क्या है, दैट द इंडिविजुअल डज नॉट एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस टू हिम इंस्टिंक्टिवली और spontaneously. He reacts to it. That is passivity. No, sorry, मैंने शायद opposite बोल दिया. Activity assumes that in the development process, the individual is active. He does not accept what is coming naturally. मैंने उल्टा बोल दिया. Activity मतलब उसके अगेंस्ट वो एक्शन कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. He chooses his own pathway of development. He tries to choose his own pathway of development. He does not accept what comes to him. That is principle of activity. और principle of passivity क्या है? That whatever comes to the child or whatever comes to the individual, he copes up and he adjusts to that and he accepts to what happens to that particular individual. On the other hand, passivity in development suggests that individual accepts as it is whatever is coming in the pathway of development. So this is the debate of activity versus passivity. Next debate है universality versus context specific. Universality का मतलब है that all individuals in the entire universe, stage wise, they have the same kind of peculiarities or same kind of characteristics. But कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक क्या कहता है, दैट वन पर्टिकुलर कल्चर का जो इंडिविजुअल है will have different kind of development from other particular kind of culture. Suppose एक ट्राइबल एरिया का चाइल्ड है और एक अर्बन एरिया, यस मैम, ट्राइबल एरिया का इंडिविजुअल और अर्बन एरिया के इंडिविजुअल में, अर्बन एरिया का जो चाइल्ड है उनके डेवलपमेंट में डिफरेंसेस है.
तो दिस इज अ डिबेट ऑफ यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। वी हैव the principle of sequentiality and uniform pattern leads to one important issue of universality। हमने बोला कि पहले के अभी हमने प्रिंसिपल्स में देखा कि सेम सीक्वेंस है और सेम यूनिफॉर्म पैटर्न थ्रू आउट द यूनिवर्स अडॉप्ट किया यूनिवर्स सभी पर एप्लीकेबल है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी। Assumption of development assumes that the path of development is common to all individuals. For example, the stages of development starting from infancy to adulthood are common for all the individuals. In other words, every human being passes through sequential pattern of development irrespective of culture, community and society। मतलब sequential pattern of development है irrespective of कौन सा भी culture हो सकता है, कोई भी community हो सकती है, कोई भी society हो सकती है। सबका stages of development, infancy से early childhood, later childhood, adolescence, adulthood, later adulthood, इस टाइप का stages ये universal pattern है। This is the principle of universality। The extent to which the developmental changes are different across cultures, community, society, and individuals is an issue of context-specific development। लेकिन ये भी सच है कि कल्चर, कम्युनिटी और सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चे के डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आते हैं। तो path of development followed in one culture may be quite different from path followed in another culture। एक कल्चर का जो डेवलपमेंट, एक बच्चे को एक डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। कैसे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे हमने ट्राइबल एरिया और अर्बन एरिया के बच्चे का डेवलपमेंटल चेंजेस हो सकते हैं स्टेज वाइज। लाइक एक बच्चा जो जंगलों में रह रहा है वो वहाँ के हैबिट्स को, वहाँ के कल्चर को ही डेवलप करते हुए उसका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। उसके विपरीत एक बच्चा जो बहुत अर्बन एरिया, मेट्रो सिटीज में रह रहा है, उसका जो उसको एक्सपोजर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका इन्फेंसी भी और चाइल्डहुड भी और एडोलेसेंट भी डिफर कर सकता है। तो दिस इज द डिबेट ऑफ यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट। This issue suggests that development takes place in the specific context of the different aspects like society, culture, individual, etc। ये ट्राइबल और अर्बन एरिया का एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसी तरीके से जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे के हैबिट्स, उसका लैंग्वेज, उसका आर्ट, उसका एस्थेटिक्स, उसका आर्ट कल्चर, बहुत सारे डिफरेंसेस उसके कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं। Therefore, with a particular culture, the development changes may differ from subcultures to subcultures। सब कल्चर से सब कल्चर में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर हमारे एक सिटी में ही जो डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं उनमें भी उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंसेस भी एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फैमिली टू फैमिली भी डिफर कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स। बट इट मे बी ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट द context specific development, individuals pass through the similar developmental stages, but developmental stages are similar। context specific differences appear होते हैं, but similar stages of development are observable in all the contexts, in all the cultures, in all the places। so it is universal, सार्वभौमिक है। ये डेवलपमेंट जो है सार्वभौमिक है, मतलब कुछ विशेषताएं कल्चर के अनुसार आते हुए भी हम फिर भी यही कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सार्वभौमिक है। मेजरली सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस सभी चाइल्ड में उसी प्रकार से उसका डेवलपमेंट चलता है। सो दीज आर द डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस मतलब नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो दूसरा कौन सा डिबेट है? नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, मतलब स्मूथ और ग्रेजुअल है या एब्रप्ट है। तीसरा कौन सा? एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, मतलब वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस आर, द चाइल्ड डज नॉट एक्सेप्ट इट एंड द चाइल्ड wants to live in his own way, that is principle of activity। or passivity, whatever comes
comes upon the child, readily accepts it and moves on smoothly, that is passivity. This is a debate of activity versus passivity, universality versus context specific, ये भी अभी हमने डिस्कस किया. These are the debates of development. अब next आ जाता है development tasks and challenges. तो अभी तक हमने क्या समझा, that there are individual differences और stages of development और growth और development and maturity, और क्या क्या principles involved हैं development में, और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ डिबेट्स. अब जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस. डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस क्या है कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, उन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में किस स्टेज तक क्या डेवलपमेंट हो जाना चाहिए जिससे कि उसकी नेक्स्ट स्टेज प्रॉपरली डेवलप हो सके. सपोज इन्फेंसी पीरियड में जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, अगर वो डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं तो उसका जो नेक्स्ट पीरियड है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, विल आल्सो बी अफेक्टेड. If it is happening properly, then the next stage will also be happening or going on smoothly. अगर एक डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेज का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, तभी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज भी व्हाट प्रीसीड्स इज अफेक्टिंग व्हाट विल बी फॉलोइंग. तो हर स्टेज का डेवलपमेंटल टास्क जो है वो अकम्प्लिश होता जाएगा, देन वी कैन से दैट द चाइल्ड इज डेवलपिंग प्रॉपरली. तो कौन कौन से, जिसको अभी हमने अभी एनसीएफ वगैरह में जो हम पढ़ रहे हैं करिकुलर गोल्स, वो करिकुलर गोल्स क्या हैं, डेवलपमेंटल टास्क हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास का बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने गोल्स को अचीव करेगा, तब वो उसको आगे उस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाकर के आगे का जो गोल है वो उसको अचीव कर पाएगा. तो दिस इज व्हाट डेवलपमेंटल टास्क आर. तो पर्टिकुलरली इन्फेंसी में जो टास्क अकम्प्लिश हो जाने चाहिए, अगर वो अकम्प्लिश हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड है, वो अर्ली चाइल्डहुड में जो टास्क हैं उनको रिसीव कर पाएगा और उनको परफॉर्म कर पाएगा. तो टीचर, द स्कूल लीडर शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू दोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस the developmental tasks are to be planned and are to be implemented also. उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग भी करनी है और उसी के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और उसका इवेल्युएशन भी करना है. ये हमारा जो एनसीएफ कहता है. करिकुलर गोल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर एजेस के अकॉर्डिंग हमारे को इन गोल्स बनाने हैं और गोल्स को अचीव के लिए प्लान बनाना है और फिर प्लान करने के बाद उसको टेस्ट करना है, असेसमेंट करना है कि लर्निंग आउटकम्स जो हमारे को यहाँ पर चाहिए थे, वो लर्निंग आउटकम्स, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हुए या नहीं हुए, उसको ही हम डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस के नाम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर. एम आई क्लियर? थोड़ा सा एनसीएफ से मैंने इसको कोरिलेट कर दिया है. कहीं कोई डाउट है किसी को? शुड आई प्रोसीड फर्दर? Okay. So let us see now. Now it is important to analyze and discuss the developmental tasks in the context of multicultural and diversified students in terms of socio-economic status. In the schools, we have children from multicultures, and due to the children being from multicultures, many cultures, there is a diversity in the students. All students are different. All students are not same. The classroom is a heterogeneous group, heterogeneous in terms of intellect also, heterogeneous in terms of culture also, heterogeneous in terms of socio-economic status also. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए स्टेज वाइज क्या डेवलपमेंटल टास्क असाइन किए जाएंगे वो ध्यान में रखना है. We teachers, prospective teachers, instructional leaders may confront such situation during our career that the individuals with whom we are dealing have diversified nature. In such situations, we are supposed to plan tasks according to the diversified nature of class. Here comes a challenge for teacher. So developmental task is a task which arises at a certain period in the life of the individual. और ये developmental task इस word को किसने coin किया है?
हैविगर्स्ट 1951 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया. दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हैविगर्स्ट, who coined the term developmental task to delineate the individual's accomplishment of certain social abilities or attitudes related to development. He proposed that all individuals progress through a series of developmental stages, each comprising a series of developmental tasks. Series of developmental stages है, सीरीज है अभी जो हमने देखी, और हर स्टेज का इट इज कंप्राइजिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क. ऑल्दो दीज टास्क कैन बी लर्न एट होम और इन अदर सेटिंग्स. तो जो सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क है, जरूरी नहीं है कि सारे टास्क स्कूल में ही अकम्प्लिश कराए जाते हैं. इसमें से ये सारे टास्क स्कूल के अलावा एनवायरनमेंट से, होम से, और जो उसका सोशलाइजेशन है, जिस कम्युनिटी सोसाइटी में बच्चा रह रहा है, वहां से भी वो उसको सीखता है, वहां से भी वो लर्न करता है. Havigast also stressed that the developmental tasks of any given stage are sequential in nature. ये जो developmental task है, sequential in nature है. Easy to hard की तरफ जाएंगे, simple to complex की तरफ जाएंगे, और age specific होंगे. उस age का कितना maturity है बच्चे का, कितना फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है. इस सब को ध्यान में रखते हुए, जो उस स्टेजेस का डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग ही टास्क को असाइन करा जाएगा, या टास्क को प्लान किया जाएगा. ही पॉइंट्स आउट दैट द काइंड्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क थ्रू विच द इंडिविजुअल मस्ट प्रोसीड मे डिफर फ्रॉम culture to culture, and biologically determined tasks are more likely to be culturally universal. जो biologically determined task हैं, मतलब वो टास्क जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो यूनिवर्सल हो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली तो ऑल इंडिविजुअल्स आर सेम, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर और लेस सेम बायोलॉजिकली. बट क्योंकि बायोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है वो मोर और लेस सेम है, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो टास्क हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वहां पे डाइवर्सिटी है. बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड टास्क आर मोर लाइकली टू बी culturally universal than the tasks that have a strong cultural component. The individual passes through a socially regulated cycle from birth to death. जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है वो सोशली रेगुलेटेड है, बायोलॉजिकली रेगुलेटेड है, प्लस इट इज ऑल्सो सोशली रेगुलेटेड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, एंड देयर इज socially prescribed schedule for rendering major life events. The norms vary from culture to culture and socio-economic background. क्योंकि जो इंडिविजुअल है उसका बायोलॉजिकली भी डेवलपमेंट हो रहा है, और सोशली भी जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है, और सोशल जो नॉर्म्स हैं उसके वो डिफर करते हैं कल्चर टू कल्चर. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी उस पर इम्पैक्ट डालता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंटल टास्क जो हैं वो प्लान किए जाएंगे. डेवलपमेंट टास्क क्या है? दीज आर स्किल्स, नॉलेज, फंक्शंस और एटीट्यूड्स that an individual must acquire at various stages. Means cognitive development, psychomotor development, and affective development at all the different stages during his or her lifetime in order to adjust successfully to the more difficult roles and tasks that lie before him. You might know that these tasks are acquired through physical maturation, social fulfillment, and personal effort. Successful mastery of these tasks makes an individual well adjusted and competent of dealing with future levels of development. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज में जितना कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उस स्टेज का डेवलपमेंट अगर प्रॉपर होता है तो नेक्स्ट स्टेज में द चाइल्ड ग्लाइड्स स्मूथली और सक्सेसफुली वो नेक्स्ट स्टेज के टास्क को परफॉर्म कर सकता है. तो जो फिजिकल मैच्योरेशन उसको एक पर्टिकुलर स्टेज में मिलना चाहिए, सोशल फुलफिलमेंट मिलना चाहिए, जो पर्सनल एफर्ट उसको डालना चाहिए, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो जाएगा, प्रॉपर वे में उसको हैंडल करेगा, तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में आगे स्मूथली चलता जाएगा. एंड वी कैन से दैट द चाइल्ड इज वेल एडजस्टेड एंड द चाइल्ड इज कॉम्पिटेंट इन डीलिंग विद द future levels of development.
On the contrary, failure to acquire these tasks leads to maladjustment, increased anxiety, and an inability to deal with the more difficult tasks in future. तभी अभी हमने देखा कि जो हमारा NEP है वो फाउंडेशनल स्टेज पर ECCE पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के जो डेवलपमेंटल टास्क हैं अगर वो चाइल्ड अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है तो वो चाइल्ड माना जाएगा कि वो स्कूल रेडी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अभी क्लास 1 में बच्चा आता है तो उसको हम रेडीनेस प्रोग्राम देते हैं। मतलब क्या है, उसको डेवलपमेंटल उसका जो फिजिकल मैच्योरेशन है और जो उसका इमोशनल मैच्योरेशन है, सोशल फुलफिलमेंट है और जो पर्सनल एफर्ट on part of child, on part of parent, on part of teacher, जो personal efforts required हैं, those efforts are to be put in so that the child is able to cope up with the future tasks which are coming ahead in his academic career or in his career or in his school life. Now, sources of developmental task. इन सोर्सेस क्या हैं डेवलपमेंटल टास्क के? इसके 3 सोर्सेज हैं। एक सोर्स है फिजिकल मैच्योरेशन, दूसरा सोर्स क्या है पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस और थर्ड सोर्स क्या है सोशो कल्चरल एंड कल्चरल फोर्सेस। इनके बेसिस पर ही हम डेवलपमेंटल टास्क को प्लान करते हैं। सम टास्क आर मेनली बेस्ड ऑन फिजिकल मैच्योरेशन लाइक लर्निंग टू वॉक, टॉक एंड बिहेव. Another is personal values and aspirations, means these personal factors result from the interaction between ontogenetic and environmental factors and play an active role in the emergence of specific developmental tasks. Then third source is socio-cultural and cultural forces. Such influences are based on, for instance, laws and culturally shared expectations of development. So these are the 3 sources of deciding developmental tasks, and these 3 sources are physical maturation of the child, how much physically the child is mature, what are his personal values and aspirations, and this is related to ontogenetic as well as and environmental factors. And third is the third relates to socio-cultural and cultural forces which influence his development. Means what are the different norms of the society, different laws in the society, what are the expectations of the society which are to be catered to. All these things decide the developmental tasks of the child. So having a task developmental stages, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड 0 to 6 years. अभी हमने रॉस में देखा उन्होंने इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को 2 अलग स्टेजेस में रखा, बट अकॉर्डिंग टू हैविंगर्स इन्फेंसी एंड early childhood, this is 0 to 6 years, then later childhood 6 to 13 years, then adolescence 13 to 18 years, then early adulthood 19 to 30 years, then middle age 30 to 60 years, and later maturity 60 years old and over. And as school leaders, our concern is up to adolescence, that is 13 to 18 years, infancy to adolescence. Generally, this is the age with which we are dealing in our schools. So infancy and early childhood में क्या developmental tasks हैं? This is typically lasts from birth to age 5. In this stage, humans learn basic survival. Babies and young children find control of their bodies, develop their initial language concepts, and form friendships. और इसमें क्या developmental task assign करते हैं? Learning to developmental tasks in the stage of infancy. Matlab, these are the things in the stage of infancy the child should be equipped with. That the child should learn to walk, child should learn to talk, toilet training has to be given to the child, learning the foundations of learning, learning to take solid foods, forming concepts and language, learning language to describe social and physical reality. So these are the developmental tasks of 0 to 6 years, that is infancy to early childhood, that is 0 to 6 years. इसमें क्या है, बच्चा क्या कितना उसका डेवलपमेंट हो जा रहा है? Humans learn basic survival, उसको learn कर लेता है बच्चा. He knows how to survive in this world. They start developing control on their bodies. इसलिए उनको टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह देने से they learn how to survive in this world.
उसको हंगर, थर्स्ट, टॉयलेट कंट्रोल, जितना बेसिक जो बॉडी का कंट्रोल है वो डेवलप हो जाता है, और इनिशियल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं बाय दिस एज, और थोड़ा बहुत वो फ्रेंडशिप भी डेवलप कर लेता है, सोशलाइजेशन भी चाइल्ड का थोड़ा बहुत यहाँ इस स्टेज तक हो जाता है। तो इस स्टेज में बच्चे को कहाँ तक आ जाना चाहिए, क्या डेवलपमेंट अटेन कर लेना चाहिए चाइल्ड को? दैट चाइल्ड शुड हैव लर्न टू वॉक, द चाइल्ड शुड हैव लर्न हाउ टू टॉक, टॉयलेट ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन, फाउंडेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ रीडिंग, FLN जिसका हम अभी नाम ले रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसका फाउंडेशंस डल जाना चाहिए, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन बच्चे को आ जाना चाहिए, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। फिर आ जाती है नेक्स्ट स्टेज, इसमें क्या है, डेवलपमेंटल टास्क 6 years to 13 years, और जनरली क्या फीचर्स है, कॉमन फीचर्स है इस पर्टिकुलर स्टेज का? दिस इज द स्टेज humans learn about self, about morals, about values and personal independence. By this age बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि उसे अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, पर्सनल इंडिपेंडेंस के बारे में, वैल्यूज के बारे में, मोरालिटी के बारे में कुछ कुछ उसको ज्ञान हो चुका है। चिल्ड्रन लर्न रूल्स ऑल्सो and different functions in society, academic skills and attitudes towards various groups of people. तो जब बच्चे का इतना उसका डेवलपमेंट हो गया है, तो इस डेवलपमेंट के बेसिस पर क्या टास्क उसको असाइन किए जाएंगे? लर्निंग फिजिकल स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, learning to get along and play with children of the same age, achieving personal independence, recognizing what society deems as masculine or feminine social roles, building wholesome attitude towards oneself as a growing organism, developing fundamental skills in reading, writing and calculating, FLN का जो development है, developing conscience, morality and scale of values, developing attitudes towards social groups and institutions. So these are the developmental tasks in the stage of middle childhood, that is 6 years to 12 years. तो अगर फिजिकल स्किल्स में हम बात करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, तो इतना स्किल्स उसको में होना चाहिए कि बच्चा अपने एज ग्रुप के साथ में खेल सके और पर्सनली इंडिपेंडेंट अपने आप को हैंडल कर सके, और सोशल डेवलपमेंट में उसको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या रोल्स हैं और क्या एटीट्यूड्स उसको, पॉजिटिव एटीट्यूड्स किस टाइप से उसको डेवलप करना है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड्स उसमें डेवलप करना चाहिए जिससे कि एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो। ऑफ FLN जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें उसके पास बेसिक फंडामेंटल स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन का बेसिक स्किल्स डेवलप किया जाना चाहिए, और moral development, developing conscience, morality and scale of values and attitude towards social groups and institutions. So these are the developmental tasks of 6 to 12 years old children. Then comes the age of adolescence, that is 13 to 18 years old. This is the age when human learn maturity. बच्चा काफी mature हो गया है, emotionally भी काफी independent हो जाता है. He starts planning his career for the future. पर्सनल आइडियोलॉजीज भी उसकी डेवलप हो जाती हैं, बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब उसका डेवलप हो गया है। तो सेकेंडरी स्टेज और सीनियर सेकेंडरी स्टेज का जो चाइल्ड हमारे पास है, दैट इज एडोलेसेंट। वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन एडोलेसेंट्स। इसमें क्या डेवलपमेंट टास्क हैं? डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, एक्सेप्टिंग वंस फिजिकल मेकअप, क्योंकि हमने देखा बच्चा बहुत, अभी हमने एडोलेसेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक देखा कि चिल्ड्रन बिकम वेरी मच फिजिकल they become very much conscious how do they look. They are very much conscious of their physical makeup and acquiring a masculine or feminine sex role, developing appropriate relations with age mates of both sexes, becoming emotionally independent of parents and other adults, achieving the assurance that one will become economically independent, determining and preparing for a career and entering the job market, developing the cognitive skills and concepts necessary for social competence, understanding and achieving socially responsible behavior, preparing for marriage and family, acquiring values that are harmonious with an appropriate scientific world picture.
So these are the developmental task of adolescence. कि बच्चे को एक्सेप्ट कराना है वॉट एवर हिज फिजिक इज, और उसका जो मैस्कुलिन या फेमिनिन रोल है उसको वो समझ में आना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसको एक्ट भी करना चाहिए, और अप्रोप्रिएट रिलेशंस डेवलप करना है विद द सेम एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है बच्चे को, हो जाता है, या इस टाइप के टास्क असाइन करना चाहिए जिससे को इमोशनली इंडिपेंडेंटली अपने आप को हैंडल कर सके। Becoming emotionally independent of parents and other adults. Achieving the assurance that one will become economically independent. इस टाइप का पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए that the child feels assured that he will be economically dependent. Determining and preparing for a career and entering the job market. क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या मार्केट है, इसका डिटर्मिनेशन बच्चे को कराने के लिए वो सारा एक्सपोजर बच्चे को मिलना चाहिए। और कॉग्निटिव स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट नेसेसरी फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, इस टाइप का स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स डेवलप होना चाहिए बच्चे के अंदर कि वो सोशली भी एडजस्टेड हो, सोशल कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शुड बी सच दैट विच फील्स लाइक व्हाट इज the apt way of handling the situation, that way he uses those apt ways of acting in the society. Preparing for marriage and preparing for family, preparing the child for marriage and family. Acquiring values that are harmonious with an appropriate scientific world picture. ऐसा values होना चाहिए जो कि in harmony with the environment है। ऐसा नहीं उसका वैल्यूज डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही बना रहे। तो ऐसा वैल्यूज डेवलप हो which is harmonious, which are harmonious and which are in appropriate according to the scientific world picture around. Then comes the early adulthood, 19 to 13 years old. This stage typically lasts from 18 to 35. Humans learn how to be productive members of society. Adults manage to choose a mate, raise a family, manage a home. Then middle age, the age like we are all in this group, 30 years to 60 years old. This is the stage humans establish a standard of living and support their families, often both caring for their children and also for their parents. They maintain their jobs, find new leisure activities, manage social responsibilities, and adjust to physical changes. Then there is a later maturity, 60 years retirement ke baad or till the end of life. This is, at this stage, humans have deteriorating health and strength, a changing work schedule, एडजस्टमेंट टू लोअर इनकम, रिटायरमेंट के बाद पेंशन आधी इनकम हो जाती है, एंड कोपिंग विद द डेथ ऑफ लव्ड वंस ऑफन अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये दीज आर द डिफरेंट डेवलपमेंटल टास्क एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत रोल ऑफ टीचर क्या है जो कि हमने साथ साथ समझा, उसी को एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। रोल ऑफ टीचर एंड इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन डेवलपमेंटल टास्क। स्कूल्स आर द, क्योंकि स्कूल ऐसा प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा टाइम बच्चे का बीतता है और मोस्ट कंस्ट्रक्टिव टाइम ऑफ द डे इज स्पेंट इन द स्कूल। सो स्कूल्स आर द लॉन्गेस्ट organized and sustained extra familial context for students. From the time they enter the school until they complete their schooling, students spend more time in schools. So educational जो institutions हैं इनका role बहुत crucial है in promoting children's acquisition of knowledge, shaping the ways and regulate the retention, emotion and behavior. अभी ये सारी चीजें हमने देखी। अभी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ सम स्कूल्स, लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल्स के डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे का डेवलपमेंट डिफरेंट है। वो क्यों है? क्योंकि उस स्कूल की क्या फिलॉसफी है, कैसे वो अपने कंटेंट की डिलीवरी करते हैं, किस प्रकार की पेडागॉजी
फिलॉसफी क्या है, ही उस स्कूल के बच्चे का डेवलपमेंट होता है। स्कूल का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं एक स्कूल का बच्चा, उसको कंटेंट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कंटेंट को दूसरे को, तो स्कूल का जो रोल है वो इतना पॉजिटिव टीचर्स उसको डील कर रहे हैं, ना साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली थिंग्स को प्लान किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है। So we can say students of some schools exhibit a level of understanding of content, its practical implication, whereas some students are very good in theoretical part of the syllabus. Therefore, these academic tasks and instructions may include like the project, etc., so that they can internalize the concept. तो कितने अच्छे से कैसी पेडागॉगी, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह स्कूल में प्लान की जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का डिफरेंट स्टेजेस का डेवलपमेंट उसका इफेक्ट होता है। केयर शुड बी टेकन ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर while designing academic tasks and instructions in terms of the individual differences exist in the class. Thus, groups for classroom activities may be formed, sometimes on the basis of children's ability level or on the basis of representing a diverse array of abilities brought together in a cooperative work arrangement. तो different ways से क्लास में टास्क को प्लान किया जाना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटीज करा सकते हैं जो कि सेम काइंड ऑफ बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को एक साथ बिठा करके एक ग्रुप बनाया। तो ये डिफरेंट वेज से, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट वेज से डेवलपमेंटल टास्क को अकम्प्लिश करना है। Therefore, the class environment can be made cooperative and competitive. Teacher is the most powerful component of the developmental process of the students. Teacher is the most powerful component of the developmental process of the students. Teacher's behavior includes three important components which affect the whole classroom environment. तो teacher जो है वो उसका main role है, और उसके जो बिहेवियर है, टीचर का जो बिहेवियर है उसमें उसका बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उसको इन 3 मेजर कंपोनेंट्स में टीचर के बिहेवियर को डिफाइन किया गया है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन से बताए गए हैं? व्हाट आर टीचर्स बिलीव्स अबाउट द रोल एंड नेचर ऑफ एबिलिटी, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस व्हिच आर अडॉप्टेड बाय द टीचर, what kind of relationship is maintained between teacher and student. These are the 3 major components which have effect on the whole classroom environment. और classroom environment जैसा होगा उसके according ही बच्चे का development पर भी उसका impact होगा। अब teachers believe about the role and nature of ability, इसका क्या मतलब है? This first aspect is how teacher perceives, वो उसका अपने profession के बारे में उसका क्या perception है। अगर उसका परसेप्शन है कि मेरे को जाकर के बस क्लासरूम में अपने लेक्चर को बताना है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका अपने प्रोफेशन में कितना इंटरेस्ट है, वो अपने आप को केवल एक इंस्ट्रक्टर समझ रहा है, या ही इज और शी इज वेरी मच शेयरिंग एंड वेरी मच फ्रेंडली विद द चिल्ड्रन, तो उसका अपने प्रोफेशन के बारे में क्या परसेप्शन है, उस अकॉर्डिंग ही उसका क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा। The first aspect is how teacher perceives his or her profession. If a teacher perceives himself as only mere instructor, his role will be just of fact-sharing entity. On the other hand, if he or she considers his responsibility as a shaper of the students' behavior, एक तो only constructor है, दूसरा teacher है, उसका perception है as a shaper of students' behavior, तो उसका behavior classroom में different होगा, उसकी pedagogy भी different होगी, उसकी approach भी different होगी, और उसका child-teacher relationship भी वहाँ पर different होगा। He or she will put more efforts to enhance a cognitive, affective as well as psychomotor domain of a student's life.
A teacher can hold different expectations from various individuals within the same class, providing differential teaching learning practices. ये टीचर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और वो अपने आप को फील कर रहा है कि that he is the shaper of the student's behavior, that he is the shaper of a student's future. तो वहां पर वो चाइल्ड की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हुए अकॉर्डिंगली अपने टास्क को प्लान करेगा और एक डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट एजुकेशनल प्लान बच्चे के लिए, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बच्चे के लिए डेवलप करेगा, प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेगा और इस तरीके से द टीचर विल बिकम शेपर ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड्स फ्यूचर. Motivational and emotional support of the teacher influence students' satisfaction. Motivation, overall achievement, and self-concept. Motivational and emotional support of the teacher influence students' satisfaction, motivation, overall achievement, and self-concept. एक टीचर बहुत मोटिवेटेड है तो और बहुत इमोशनली सपोर्टिव है. अगर वो मोटिवेटेड और इमोशनली सपोर्टिव टीचर क्लास में जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट का भी सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, ओवरऑल अचीवमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी उसके अकॉर्डिंग और अच्छा डेवलप होता है. इफ द टीचर इज नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, if the teacher is not very much supportive, then the students will also not be supportive. Then the student will also not be feeling satisfied in that particular teacher's class. तो टीचर कैसा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका स्टूडेंट के डेवलपमेंट पर आता है. स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल इन द क्लास वेयर देयर इमोशंस आर सेटिस्फाइड. The important impact of supportive behavior of the teacher strengthens the student-teacher relationship. Teachers who are trusting, caring, respectful of students provide socio-emotional support that children need to approach, engage, and persist on academic learning tasks and to develop positive achievement related to self-perception and values. मतलब टीचर अगर सपोर्टिव है, केयरिंग है, ट्रस्टिंग है, रिस्पेक्टफुल है, तो बच्चा भी उस टीचर को अप्रोच करेगा. एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट द स्टूडेंट लव्स द टीचर, then the student loves the subject also. So teacher should behave in such a way that students love the teacher and then students would love the subject. And when they love the subject, they learn the subject. They develop those skills. They acquire those, they accomplish what is expected of that particular stage. If the teacher is supportive, if the teacher is motivative, if the teacher is taking interest and respectful and trusting and caring of children. School also functions as a formal organization. The organizational factors affect children's intellectual, social, emotional and behavioral development. जो स्कूल जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स अफेक्ट, जो इसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फैक्टर्स हैं वो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को, बिहेवियर को, सब चीजों को प्रभावित करते हैं. स्कूल क्लाइमेट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल अप्रिसिएशन इन असेंबली, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे स्कूल में होती हैं उन सब का इम्पैक्ट बच्चे पर जाता है. हम कितना बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अच्छे से उसको कमेंट्स दे रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, कैसे उसके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, कितना उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. इन सब से all these things enhance the developmental process of the students. School climate plays the most important role in the developmental process. For example, appreciation in assembly, ranking in report cards, curriculum offered for various ability levels and competitions may enhance the developmental process of the students. Parents involvement bhi hamare ko try karna hai. Parents involvement in the form of monitoring activities. उसमें इन्वॉल्व करना है तो दिया जा रहा है, उसमें भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है. सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स वेयर द चाइल्ड मूव्स टू community also participates in the child's intellectual and academic development. If all these things are happening, this affects the development of the child. Parents' involvement in the form of monitoring academic activities and homework, providing assistance with homework, engaging children in educational enrichment activities outside school, and active participation in classroom activities and school activities create positive linkages with the school environment. Moreover, school can establish linkages with society and community by conducting projects and services for them.
So this is all about, I think टाइम काफी हो गया सर, और आगे चलें क्या? इसी के आगे समराइजेशन है जो मैंने पहले कर दिया। जी मैम ठीक है, काफी है आज के लिए। जी सर, थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंट हियरिंग। कहीं किसी को कुछ डाउट है?